जो है समास टॉपिक कल चल रहा था। समास टॉपिक में हम लोगों ने 2 समास पर चर्चा कर ली थी और दोनों समास जो थे हमारे उनमें एक आपका अव्ययी भाव था, एक आपका अव्ययी भाव था और दूसरा आपका द्वंद्व था, दूसरा आपका द्वंद्व था। इन दोनों पे हम लोगों ने कल जो है चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लोगों में शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हिंदी रिलेटेड है वो सारा आपके पास हो जाएगा। और यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन जो थ्योरेटिकल कंटेंट है ना वो बड़ा मुश्किल से ही मिलता है। ठीक है, तो मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल तो होते हैं, जो सवाल कराए जाते हैं मैं भी यहाँ पे 10-12 एग्जाम्पल लिख दूँ और उसके बाद में बताऊँ कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या ये बहुव्रीहि कैसे हुआ, तत्पुरुष कैसे हुआ, कर्मधारय कैसे हुआ। लेकिन उसको पहले तो ये चेक करें ना कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पहचान पाएंगे। तो उसके लिए थ्योरेटिकल कंटेंट की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और कल जो था अव्ययी भाव में तो हम लोगों ने सीख लिया था 3 चीज़ें होती हैं आपका। एक तो उपसर्ग होगा, एक प्लस में आप ऐसे लिख सकते हैं निपात होगा, और प्लस में ही आप लिख सकते हैं आपका उपसर्ग हो गया, निपात हो गया और अव्यय हो गया, अव्यय हो गया। ये 3 चीज़ें आपकी मूलतः यहाँ पर पाई जाएंगी। और द्वंद्व में बहुत सारी कंडीशन हम लोगों ने लिख ली थी, लड़ाई जैसे कि लड़ाई लिख ली थी, या कहीं पर प्रतियोगिता हो, कहीं पर प्रतियोगिता हो, या कहीं पर संबंध की बात हो, संबंध की बात हो। 2 कंडीशंस रह गई थी द्वंद्व की कल जब हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे, तो उनको जरा हम देख लेते हैं। अगर कभी भी अर्ध आवृत्ति वाले आ जाए, हम नहीं चाहते कुछ भी छूट जाए, अर्ध आवृत्ति वाले शब्द आ जाए, और अर्ध आवृत्ति वाले शब्दों को आप ऐसे पहचानेंगे कि उनमें एक शब्द का तो मतलब होता है, दूसरे शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे चाय वाय, चाय वाय, तो इसमें चाय का तो अर्थ है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे पंजाब में एक शब्द प्रयोग किया जाता है पराठा सराठा, ठीक है, तो पराठे का तो अर्थ होता है, सराठे का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर शब्द आपके पास आते हैं, चाय वाय, भारत आहट, या कोई भी शब्द जिनमें एक शब्द का तो अर्थ है और योजक चिन्ह है और दूसरे शब्द का कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। और एक जो बच गया था लास्ट में, अगर कहीं पर 2 से अधिक, किससे, 2 से अधिक, 2 से अधिक योजक चिन्ह के साथ, योजक चिन्ह के साथ शब्द आ जाए, क्या आ जाए भैया, योजक चिन्ह के साथ में 2 से अधिक शब्द आ जाए, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, वहां पर भी द्वंद्व होगा। जैसे आपने सुना होगा लाल, बाल, पाल, आपने इतिहास में बड़े आराम से इन तीनों लोगों के नाम सुने होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द आ जाता है आपका रोटी, कपड़ा और मकान, क्या जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरीके के शब्द हमारे आ जाते हैं। ठीक है, एक जैसे कि आपका शब्द आ जाता है जन गण मन, 3 शब्द आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है अगर एक से अधिक शब्दों में भी योजक चिन्ह का एक साथ प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर भी द्वंद्व होगा, और अगर अर्ध आवृत्ति के भी होंगे तो वहाँ पर भी द्वंद्व होगा। यही सारी कंडीशंस द्वंद्व की होती हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पे बात करेंगे। ये 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके आगे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैं आपको जो लिखित कंटेंट होता है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को तो हल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को ऑप्शंस में फंस जाते हैं। कभी कभी कुछ किताबों में एक जगह सी दे दिया जाता है तो हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि भैया ये सही है कि सही है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, वो नोट्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरा समास हमारा हम लोग यहाँ पे लेंगे। तीसरे समास में कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कर्म का अर्थ क्या होता है। कर्म का मतलब होता है कार्य, कर्म का अर्थ होता है कार्य, और धारय का मतलब होता है धारण करने वाला, वाला।
धारण करने वाला। तो एक तो यहीं से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जिन शब्दों के अंत में वाला आएगा वो सारे कहाँ चले जाएंगे, आपके कर्मधारय में। जिन शब्दों के अंत में वाला आएगा वो सारे कर्मधारय में। जैसे आपका एक शब्द हो गया चाय वाला, चाय वाला, ठीक है, या पेपर वाला, दूध वाला, रसोई वाला, कोई भी किसी भी शब्द के पीछे अगर वाला शब्द जुड़ जाता है तो एक कंडीशन क्या हो गई कि जिसके पीछे वाला शब्द जुड़ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हम लोग समझ में आ गया कि कर्मधारय का मतलब क्या, कार्य, और धारय मतलब धारण करने वाला, ठीक है। मतलब ऐसा समास जिसमें कोई व्यक्ति कोई कर्म को धारण कर ले, मतलब कुछ को धारण करके पता चलता है कि वो किस समास में जाएगा, ठीक है। तो अगर उसने कोई कर्म को धारण कर रखा है तो वो जाएगा कर्मधारय में, ठीक है। जैसे दूध वाला है तो वो दूध का कर्म कर रहा है। कर्म क्या है, मतलब दूध को बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको मुख्यतः हमको समझने के लिए 3 बातें समझनी पड़ेगी। पहला तो हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा विशेषण, विशेष समास, या समास ना लिखें, विशेषण विशेष देख लें। देखो विशेषण विशेष से हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका कभी कभार पूर्व पद विशेषण हो जाता है। क्या भैया, पूर्व पद विशेषण हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी उत्तर पद विशेषण हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है भैया, उत्तर पद जो है वो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पे लिख लिया। इस चीज को अगर हम लोग समझ लेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी बात। जैसे हमने एक शब्द ले लिया लाल कपड़ा, हमने एक शब्द लिया लाल कपड़ा, ठीक है। तो लाल क्या है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है, किसकी, कपड़े की। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर कोई शब्द किसी अपशब्द की विशेषता बता रहा है तो वहां पे कर्मधारय होगा, ठीक है। अगर कोई शब्द किसी शब्द की विशेषता बता रहा है, एक शब्द जैसे लाल कपड़ा हो गया, या आपने एक सुना होगा नीलोत्पम, तो नील और उत्पम, ठीक है, एक ही में जुड़ जाता है तो नीलोत्पम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने अगर एक और जो और सुना होगा, मतलब जैसे एक ऐसे आप लिख सकते हैं कृष्ण और सर्प। ये कृष्ण कौन है, ये काला वाला है, तो क्या हो जाएगा, काला सर्प, काला सांप। तो सांप की विशेषता यहाँ पे कौन बता रहा है, काला। क्यों, क्योंकि वो काला है, ठीक है। कृष्ण सर्प हो गया। उसके बाद में जैसे आपका एक विशेषता क्या हो गई, एक विशेषता आपकी इस तरीके से आप विशेषता को लिख सकते हैं। जैसे आपकी एक विशेषता हो गई, कोई व्यक्ति जो है महापुरुष हो गया, जैसे महापुरुष किस में आएगा, वो भी इसी में आएगा, क्योंकि ये पुरुष की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है, उसने कुछ अच्छे गुण किए हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द आ जाता है महात्मा, ठीक है, इस तरीके का शब्द आ जाता है। तो इस शब्द को कभी कभार बहुब्री में भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों ले लेते हैं क्यों नहीं ले लेते हैं, वो बहुब्री में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखा विशेषण विशेष से जो इसके अंतर्गत आता है उसमें क्या हो जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं तो ये कर्मधारय के। लेकिन हमको पहचानना आसान कब हुआ, जब हमने ये समझा कि विशेषण विशेष में कैसे हैं, लाल कपड़ा ये कपड़े की विशेषता बता रहे हैं, कृष्ण सर्प ये सर्प की विशेषता बता रहे हैं, महापुरुष में ये पुरुष की विशेषता बता रहा है, महात्मा में महान है कोई आत्मा तो वो आत्मा की विशेषता बता रहा है कि वो महान है, नीलोत्पम में ये उसकी कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक तो आपका समास हो गया, इसके अंतर्गत जो आ जाएगा विशेषण विशेष हो गया, ठीक है। एक तो आपका विशेषण विशेष हो गया, दूसरा आपका आ जाता है उपमा और उपमेय। दूसरा क्या आ जाता है, उपमा और उपमेय। जैसे आपने एक अलंकार भी पढ़ा होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक उपमा होती है और एक उपमा होती है
और उपमा होती है और उपमान होता है। क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि किसी ना किसी उपमेय की ही तो उपमा दी जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, जैसे चंद्र, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं चंद्र का मुख, ऐसे आप लिख सकते हैं चंद्र मुख, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, चंद्र के समान मुख हो गया, चंद्र के समान मुख, मतलब मुख की विशेषता चाहे समझ लीजिए, या उपमा दी गई है किसकी, चंद्रमा की, किसको, मुख को। चंद्रमा की उपमा किसको दी गई है, मुख को। जैसे कमल नयन, कमल नयन, राम को कमल नयन कहते हैं। तो कमल नयन का मतलब क्या है कि नयन जो है, आंखें जो है वो कैसी है, कमल की ऐसी। तो नयन को किसकी उपमा दी गई है, कमल की उपमा दी गई है। तो एक तो उपमेय उपमान हो, उपमेय उपमा और उपमेय हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि अगर किसी शब्द में किसी को उपमा, जैसे मृग नयनी हो गया, जैसे मृग नयनी हो गया, जैसे आपका क्या बोलते हैं कनक लता हो गया, कनक लता हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे बहुत आसानी से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विशेषण या विशेषता बताई जा रही है तब भी ये कर्मधारय है, अगर यहाँ पर किसी की उपमा दी जा रही है तो भी वो कर्मधारय है, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान लेंगे। तीसरा इसी में जो आता है आपका, तीसरा जो आता है वो क्या आ जाता है, तीसरा जो पार्ट इसका आता है जिससे हम लोग और आसानी से पहचान लेंगे, गुण या विशेषता कह लीजिए, या कोई गुण हो, कोई किसी के अंदर गुण होगा तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, गुणी व्यक्ति हो जाएगा ना। तो अगर किसी का गुण बताया जाए, किसी गुणी व्यक्ति का क्या बताया जाए, गुण बताया जाए, और ऐसे उदाहरणों को लिया जाए तो वो उदाहरण भी काहे में चले जाते हैं भैया, वो उदाहरण भी कर्मधारय में चले जाते हैं। कैसे कर्मधारय में चले जाते हैं, जैसे आपने एक शब्द लिखा वीर पुरुष, हमने क्या शब्द लिखा, वीर पुरुष, तो ये पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो चाहे यहां से आप समझ लीजिए, या पुरुष को उपमा दी गई है किसकी, वीरता की, यहां से समझ लीजिए, चाहे ये पुरुष है वो गुणी पुरुष है क्योंकि वो वीर है, ये उसका गुण है, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तीनों कंडीशंस में ये फॉलो कर जाएगा आपका, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कंफ्यूजन नहीं रखना है, चाहे वो विशेषता विशेषण बताए, या उपमा उपमान बताए, या गुण या किसी व्यक्ति का गुण, गुणी व्यक्ति का गुण बताए, तो आपको तीनों कंडीशंस में याद रखना है कि वो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अभी ये दौर नहीं रहा है उसके जैसा है जो, तो ऐसा मतलब हम लोग को रटना नहीं है किसी चीज को, हम लोग को समझ लेना है कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की वो विशेषण, व्यक्ति का ही विशेषण बताएगा, तो अगर वो विशेषण बता रहा है तब भी वो कर्मधारय समास है, अगर वो उपमा दे रहा है तब भी वो कर्मधारय समास है, अगर वो गुण बता रहा है तब भी वो कर्मधारय समास है। तीनों कंडीशन में जो है वो समास जो होगा वो कर्मधारय समास ही होगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया वीर पुरुष हो गया, ठीक है। जैसे इसके आगे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ईमानदार नेता, तो यहाँ पे जो नेता है उसका एक गुण बताया गया है कि वो कैसा ईमानदार है, मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसको इस तरीके के एग्जाम्पल, आजकल क्या है सब टीसीएस लोग पेपर करा रहे हैं, टीसीएस एग्जाम की एजेंसी जो है वो एग्जाम करा रही है, तो क्या होता है कि वो अपडेट ला रहे हैं। जैसे आपका अभी आ जाए कि नीला आसमान, नीला आसमान, नीला आसमान, ठीक है। तो नीला आसमान का जो बताया गया है गुण, वो क्या बताया गया कि वो नीला है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आसमान को क्या विशेषण में के लिए क्या लगाया गया है, नीला लगाया गया है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि या तो विशेषता बताई जाए, या किसी की उपमा दी जाए, या किसी का गुण हो, वहां पर क्या आएगा, कर्मधारय आएगा, ठीक है। और कर्मधारय आएगा, कर्मधारय में हम लोग एक चीज और याद रखेंगे, अगर यहाँ पर कर्मधारय जो होता है, जैसे कि हमने ऊपर पहले लिखा था, कल भी आपको बताया था, कभी कभार ये 4 प्रकार के होते हैं और कभी कभार ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन से होते हैं वो तो एक साथ चली रहा है, लेकिन इतना याद रखना है आपको कि कर्मधारय जो है ये हमारा तत्पुरुष के अंदर आ जाता है, तत्पुरुष के
अंदर आ जाता है। जब हम लोग तत्पुरुष पर डिस्कस करेंगे तो पूरा लेंगे कि ये समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर आ जाता है। और इसी के अंदर एक और आता है जो हम लोग अगला लेने वाले हैं, वो क्या आता है तत्पुरुष के अंदर, दूसरा जो इसका तत्पुरुष के अंदर आता है वो द्विगु आता है। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है, द्विगु आता है। ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आई होप आप लोग कर्मधारय समझ गए होंगे। ठीक है, कर्मधारय समास समझ गए होंगे आप लोग। और जब सारे समास खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग एक पूरा सीट करेंगे 100 क्वेश्चंस की। उसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से जानेंगे कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो अगला समास आता है, 3 हम लोगों ने पढ़ लिए, चौथा हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है भैया, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। तो इसमें 2-3 चीजें हमको याद रखनी है कि पहला क्या याद रखना है, पहला तो ये क्या होता है, पहला ये संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची का मतलब क्या है, इसमें संख्याएं आती हैं और संख्यावाची प्लस समूह होता है, संख्यावाची प्लस समूह होता है। मतलब जो भी संख्याएं इसमें आती हैं वो सब समूह में आती हैं। ठीक है, ये नहीं फुटकर नहीं आएंगी। फुटकर संख्याएं जो आती हैं 35, 45, 55, 65, 59, 60 नहीं, मतलब इस तरीके की संख्याएं वो आपकी द्वंद्व में चली जाती हैं। कल हम लोगों ने उस चीज पे डिस्कस भी कर लिया था। ठीक है, तो समूह में किस तरीके से, जैसे कि आप जैसे उसने दे दिया त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न दे दिया तो एक तो संख्या लगा दी उसने 3 और ये रत्न लगा दिया समूह, तो क्या हो गया 3 रत्नों का समूह। ठीक है, या जैसे आपको दे दिया उसने चौराहा, चौराहा दे दिया तो चौराहे में क्या होगा 4, एक तो 4 लग गया और चौराहे में क्या हो जाएगा 4 राहों का समूह, तो समूह लग गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि संख्यावाची होने के साथ साथ में उसमें कोई ना कोई समूह जरूर बन रहा हो। ठीक है, जैसे सतसई हो जाता है, क्या हो जाता है भैया, सतसई हो जाता है। तो ये जो सतसई है ये 7 सदों का समूह है, तो समूह लग जाता है। तो हमको ये काफी सिंपल सा होता है, देख के हम लोग पहचान लेते हैं इसको। तो ज़्यादा इस पर डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे इसके, हमें बस इतना याद रखना है कि भैया संख्यावाची होगा लेकिन साथ साथ में वो क्या होगा, समूह भी होगा। ठीक है, अगर समूह नहीं है केवल संख्यावाची है तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो वो आपको दे देता है एक दंत, तो एक दंत में एक तो भैया संख्या हो गई, दंत मतलब दांत हो गया। तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर क्या है, द्विगु समास ऑप्शन में नहीं दिया है, द्विगु समास ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तत्पुरुष दिया है, द्विगु समास नहीं दिया है, तत्पुरुष दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग तत्पुरुष, अगर द्विगु नहीं दे रखा है ठीक है तो हम लोग तत्पुरुष पे जाएंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे त्रिफला हो गया, क्या हो गया भैया, त्रिफला, 3 फलों का समूह। पंचवटी हो गया, पंचवटी हो गया, 5 वटों का समूह। ठीक है, तिराहा हो गया, तिराहा हो गया, 3 राहों का समूह। तिरंगा हो गया, तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, जैसे ही आता है वैसे ही हम सभी लोग इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 2 समास पढ़ लिए हैं। ठीक है, 2 समास हम लोगों ने कौन से पढ़े, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कर्मधारय, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है द्विगु। ठीक है, तो 4 समास आज हमारे समापन हो गए, कल 2 और आज 2। ठीक है, तो द्वंद्व में हम लोगों को क्या, द्विगु में हम लोगों को क्या याद रखना है, संख्या प्लस समूह, संख्या प्लस समूह। अगर संख्या के साथ साथ समूह बन रहा है तो वहां पर हमारा द्विगु समास होगा, और संख्या के साथ समूह नहीं बन रहा है तो हमारा वहां द्वंद्व हो जाएगा, जैसे 35, 32, 11, 18। ठीक है, इस तरीके से। और अभी दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था कर्मधारय। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है जिनके पीछे वाला शब्द का प्रयोग होता है, किस शब्द का प्रयोग होता है भैया, जिनके पीछे वाला शब्द का प्रयोग होता है वो हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि किसी की उपमा दी जा रही हो, क्या दी जा रही हो भैया, किसी की उपमा दी जा रही हो, किसी की विशेषता बताई जा रही हो, किसी की विशेषता बताई जा रही हो, या फिर किसी का गुण बताया जा रहा हो, या फिर क्या बताया जा रहा हो भैया, किसी का गुण बताया जा रहा हो। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आपसे ये दोनों समास हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्वाइन तो आप लोग कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।